नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है प्रभात चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी कहानी चींटियाँ। चींटियों को किसी की मौत का पता कैसे लग जाता है। वह अपनी माँ के निर्जीव शरीर के सामने बैठा यही सोच रहा है। माँ का देहांत अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। कई दिनों से वे बेहोशी की हालत में थी। उन्हें नाक में लगाई गई नली के जरिए ही द्रव्य खाद्य पदार्थ दिए जा रहे थे। आज सुबह भी उसने नली के द्वारा उन्हें चाय दी थी। उस समय उनका चेहरा एकदम शांत और बच्चों की तरह कोमल लग रहा था। चाय पिलाने के बाद उसने उनका मुंह तौलिए से पोंछा था। बेहोश बीमार को ज़्यादा तीमारदारी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वह भी अपने नित्य कर्म में लग गया था। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग उसकी माँ को देखने आ गए थे। उसने आग्रह कर उन बुजुर्ग को माँ की खाट के सामने कुर्सी पर बिठा दिया था और खुद उनके पास फर्श पर ही बैठकर बातें करने लगा था। दोनों चाय पीते हुए माँ की बीमारी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। माँ का चेहरा उसी तरह शांत लग रहा था। चाय पीकर वह अपने कप रखने के लिए उठा। कप रखकर जब वह वापस लौटा तब अचानक उसकी नज़र माँ के तकिए पर गई, जहाँ उसे बहुत सी चींटियाँ दिखाई दी। वह दौड़कर माँ की खाट के पास पहुँचा। तकिए पर चींटियों की पंक्ति देख कर उसे आघात सा लगा। उसने तुरंत तकिया उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। माँ की नाक पर लगी नली के पास तक चींटियाँ पहुँच गई थी। उसने एक हाथ से सहारा देकर उन्हें उठा लिया और दूसरे हाथ से उनका चेहरा और शरीर झाड़ने की कोशिश करने लगा, पर अंदर ही अंदर उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसी समय उसकी नज़र सामने बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी, जो अचानक रक्तहीन सफ़ेद हो गया था और वे सहमे से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे लगा कि उसकी आशंका शायद सच हो गई है। वह माँ को पुनः बिस्तर पर लेटा पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब को बुलाने दौड़ पड़ा था। वह कुछ बोल नहीं पाया, पर डॉक्टर साहब उसका चेहरा देखकर ही समझ गए और तुरंत उसके साथ आ गए। आते ही आंखें, नब्ज आदि देखकर उन्होंने कहा था कि भाभी जी अब नहीं रहीं। वह बुक्का फाड़ कर रो पड़ा था। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से रिश्तेदार और पड़ोसी घर में जमा होने लगे थे। पड़ोस के घर से भाई और भाभी आ गए थे। घर में प्रवेश करते ही भाभी ने नाटकीय ढंग से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। उन सबके आते ही कोहराम सा मच गया था, जिसे देख वह अचकचाकर चुप होकर एक तरफ बैठ गया था। लोगों को शोक का अभिनय करता सा देख उसके मन में एक जुगुप्सा सी पैदा हुई। पिछले दिनों इन्हीं लोगों के व्यवहार के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। माँ जब तक चलती फिरती थी तब यही लोग उनके नज़दीक होने का प्रयास करते थे। पिता का देहांत अनेक वर्षों पूर्व हो गया था। तब से माँ इस घर में अकेले रह रही थी। भाभी के झगड़ों की वजह से भाई पहले ही अलग हो गए थे और पड़ोस में ही रहते थे। वह दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। प्राइवेट नौकरी में छुट्टी मिलने में होने वाली कठिनाई की वजह से साल में 1-2 बार ही घर आना संभव हो पाता था। उसे माँ का अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था, अतः उसने अनेक बार उनसे आग्रह किया कि वे उसके साथ चलकर रहें, पर वे कहती थी कि मैंने अपनी सारी उम्र इसी शहर में गुजारी है, कहीं और मेरा मन नहीं लगता। मेरी अर्थी इसी देहरी से उठे तो अच्छा रहे। पिछली बार वह दिवाली पर घर आया, तब जाते समय आग्रह करके उन्हें साथ ले गया था। वे बड़े ही औपचारिक ढंग से उसके पास रहीं और 2-3 दिन में ही वापस लौटने की जिद करने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से उन्हें 1 सप्ताह रोक पाया था। रिश्तेदार अपने अपने ढंग से परिस्थितियों की व्याख्या कर माँ को न जाने क्या क्या समझाते रहते थे और धीरे धीरे उनका व्यवहार उसकी तरफ ठंडा होने लगा था। वह चाहकर भी इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। इस बीच शायद माँ ने भाभी को माफ़ कर दिया था और कभी कभी वो भाई के घर जाने लगी थी। 2 महीने पहले माँ नहाकर गुसलखाने से निकलते समय फिसल कर गिर पड़ी थी और उनके पाँव की हड्डी टूट गई थी। भाई ने तुरंत उसे फ़ोन पर सूचित कर दिया था और वह वहाँ पहुँच गया था। माँ के पाँव में प्लास्टर चढ़ गया था, इसलिए चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी पत्नी सुबह माँ की सेवा में तन्मयता से जुट गई थी। धीरे धीरे भाई और भाभी सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आने लगे थे। तीमारदारी से उन्होंने हाथ खींच लिया था।
मधुमेह से पीड़ित माँ की तबीयत एक जगह लेटे लेटे बिगड़ने लगी थी। वह नीम बेहोशी की हालत में लेटी कुछ बड़बड़ाती रहती थी। एक बार उसने भाई से कहा कि माँ का सारा काम शुभा अकेले करती है, उसको भी कभी आराम चाहिए। तो भाई ने कह दिया कि तुम्हारी भाभी तो नहीं आ पाएगी, दिक्कत आ रही है, तो कोई नौकरानी रख लो। उसने कहा कि बीमार के शरीर का काम हर कोई नहीं कर पाएगा। तो भाई ने कह दिया था कि कोई नर्स रख लो। सुबह ने ही नर्स रखने का प्रबल विरोध किया। बाद में हालत बिगड़ने पर माँ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब भी किसी ने अस्पताल में रात दिन में किसी वक्त रुकने की सहमति नहीं दी और आज इस तरह शोक जता रहे हैं। उसके मन में जुगुप्सा गहराने लगी। उसके विचारों का क्रम भाभी के सामने आकर खड़े होने से टूटा। भाभी ने कहा, भैया, औरतें कह रही हैं कि माँ के हाथ की सोने की चूड़ियाँ व नाक की लौंग, कर्णफूल वगैरह निकाल लेने चाहिए। वह यकायक कुछ भी नहीं कह पाया और भाभी उसके मौन का स्वीकृति मान माँ की निर्जीव देह के पास चली गई। उन्होंने माँ के हाथों में से चूड़ियों को खींचने का प्रयास किया पर नहीं निकाल पाई। कर्णफूल तो जैसे तैसे उन्होंने खींच लिए पर नाक की लौंग फंस रही थी। भाभी ने अपनी बेटी को आवाज़ देकर बुला लिया और फिर दोनों मिलकर कोशिश करने लगी। वह मूक दर्शक बना देखता खड़ा रह गया। भाभी दौड़कर कोई औजार ले आई और वे दोनों मिलकर चूड़ियों को काटकर हाथ से निकालने लगी। सारी चूड़ियाँ काटकर निकाल लेने के बाद वे फिर से पूरी तन्मयता से नाक की लौंग निकालने का प्रयास करने लगी। पता नहीं क्यों उससे यह सहन नहीं हुआ और अचानक चिल्लाया, अब बस भी कीजिए। वह कहना चाहता था कि माँ के जीते जी कभी आप लोगों ने उनके शरीर को सेवा के मकसद से हाथ नहीं लगाया और उनके गहनों के लिए लाश की छिछालेदर करने सबसे पहले आप ही पहुँच गई। कम से कम उनके मृत शरीर के साथ तो इज्जत से पेश आइए। जाने क्यों उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला पर वह गुस्से से कांपने लगा। वे दोनों एकदम सहम सी गई और माँ के पास से हट गई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे माँ के शरीर पर हजारों चींटियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।